हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी, कहने में लग रहा है क्लास 6 की ज्योग्राफी या ग्लोब और देशांतर का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे और क्या किस कारण बने अक्षांश और देशांतर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी, तो देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ने 5-6 दिन जाता है, लेकिन बेसिक ऐसा बन जाता है कि कोई भी टीचर आपको नहीं हिला सकता। मतलब बेसिक क्लियर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका टिका रहेगा कि हाँ, तो वही प्रथा है। जब तक ऐसा पढ़िए कि दूसरों को पढ़ा दीजिए तो वो पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 ग्लोब और अक्षांश और देशांतर रेखा की स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ से करेंगे। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार की। देखिए ग्लोब क्या होता है, पहली बात ग्लोब होता ही क्या है। तो ग्लोब एक पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन करने के लिए एक नमूना होता है। पृथ्वी के एक नमूने ग्लोब कहते हैं, हमें क्लास 6 में सिखाया जाता है। एग्जैक्टली होता क्या, हम भौगोलिक अध्ययन यानी कि कौन चीज़ कहाँ पर है, इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी, हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। देखिए अब यहाँ दिया है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। अब ध्रुव क्या कहते हैं, ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हमारी पृथ्वी कैसी भू आब है, ध्रुवों पर चपटी। आप बॉल लीजिए और नीचे और ऊपर से दबाइए तो बीच वाला जो पोर्शन वो उभर जाएगा ना, तो वैसे ही कुछ हमारी पृथ्वी की स्थिति परिस्थिति है। ये कैसी दिखाई देती है, संबंध की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, ये वास्तविक प्रतिरूप है। देखिए ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, कुछ पॉकेट वाले ग्लोब होते हैं, कुछ हम लोग दीवार में चिपका लेते हैं, कुछ इतने बड़े होते हैं हिला भी नहीं सकते। तो ग्लोब अलग अलग होते हैं। ग्लोब का बस यूज इसलिए महाद्वीपों की स्थिति बारे में, देशों की स्थिति बारे में, सागरों की स्थिति जानने बारे में, महासागरों की स्थिति जानने के बारे में, कौन क्या मरुस्थल है, कहाँ पे कौन सी खाड़ी है, कहाँ पे कौन चीज़ है, इसलिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है। आप कहीं जाते हो तो जीपीएस सिस्टम नहीं चल गया, वैसे ही कहाँ पे इंगित हो रहा है कि कहाँ पे कहाँ जाना, तो वही ग्लोब है भाई। किसी भी स्थिति परिस्थिति का पता लगाने के लिए आपको ग्लोब की आवश्यकता होती है। भौगोलिक अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ग्लोब पता होना चाहिए। अब ग्लोब से पढ़ेंगे ना तो कभी ना भूलेंगे। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है, इसके लिए हम कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब देखिए वो ये कह रहा है गाइस कि मैंने आपसे बोला ये है पृथ्वी, मैंने बोला आपका घर यहाँ पे है, दिख रहा है ना, आपका घर इस वाले पॉइंट में है, इस वाले पॉइंट में है। अब आप खड़े हो यहाँ पे, आपको ना मैंने बताया, बस आपने बोला आप मेरे घर पे आ जाइए। जब तक मैं नहीं बताऊंगी कि उत्तर में जाना है कि पश्चिम में जाना है, कितने डिग्री में जाना है, तब आपको पता चलेगा नहीं। तभी वो कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन ही नहीं असंभव है, जब तक आपको गोलार्ध पता नहीं होगा। मैंने बोला अच्छा आपको यहाँ जाना है तो आपको रास्ता भी पता होना चाहिए ना, कैसे जाना है। तो वही स्थिति परिस्थिति के बारे में हमें क्या बना, उसी स्थिति परिस्थिति के कारण क्या पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब देखिए आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ झुका हुआ प्रतीत दिख रहा होगा। ये अब देखिए एग्जैक्टली आप मैप उठाएंगे कॉलेज स्कूल वाला तो वहाँ पे ये लगा रहता है सपोर्ट के लिए कि ग्लोब पर, लेकिन हमारी पृथ्वी पर सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। अक्ष क्या होता है, आप जिस स्थान पर खड़े हो घूम के वहीं पे आ जाइए। तो आप जिस स्थान चलना शुरू हुए, आप किस अक्ष से मुड़े, आप किस एंगल से मुड़े, आप किस अक्ष से मुड़े वही आपका क्या कहलाएगा अक्ष। आप किस स्थिति से मुड़े वही अक्ष कहलाएगा। तो ये अक्ष है। देखिए पृथ्वी पर ये सुई जो लगी हुई है ना, ये सपोर्ट लगा हुआ है ना ग्लोब पर, ऐसा वास्तविक में नहीं होता है, सिर्फ हम लोगों को ग्लोब का टिकने के लिए बना दिया जाता है। अब भैया ग्लोब को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति, महाद्वीप, सागर, धाराओं, हर चीज़ की जानकारी प्राप्त हो, इसलिए तो पढ़ते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अभी बस आपको इतना याद रखना है, मैं जितना बताती जा रही हूँ बस आपको उतना याद रखना है। ग्लोब ठीक है, आप देखें ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर या दक्षिण ध्रुव कहलाती है। ग्लोब में इस सुई के चारों ओर पृथ्वी हमेशा कैसी घूमती है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व घुमाया जाता है। लेकिन याद रखिए दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तविक कोई सुई नहीं होती। मैंने आपको बता दिया से कोई सुई नहीं होती, वो तो अपना ग्रेड अभी मैं बताऊंगी, क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। आपने कभी नोट किया है कि विषुवत रेखा
क्यों बनाई गई भाई, की जरूरत पड़ी विषुवत रेखा की बनाने के लिए। तो आज बता दें हम, ये बन गई आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी में मैंने बोला आपको बस घर आना, आपको इस बिंदु पर पहुंचना है, ठीक है। अब आपको नहीं पता, मैंने बताया ना उत्तर में आना है कि दक्षिण में आना है। तो पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण का जो बंटवारा है वो कैसे हुआ होगा, तो वो होगा आपकी कैसी, विषुवत रेखा से। कैसे होगा, विषुवत रेखा को गाइस, इसी को कहते हैं इक्वेटर लाइन, इसी को कहते हैं मेडिटेरियन लाइन, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री का क्या काम होता है, ये उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को, ये उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने का काम करती है। बिना अगर विषुवत रेखा ना होती भाई, तो अब मैंने बोला आप यहाँ पे खड़े हो, आप उत्तरी गोलार्ध में, आपको उत्तरी गोलार्ध पे इस वाले पॉइंट में आना है, तो आप थोड़ा बहुत पहुंच जाओगे। लेकिन मैंने बोला इस वाले पॉइंट में आना है ना, आपको उत्तरी पता ना दक्षिणी गोलार्ध, तो आप थोड़े ना आ सकते हो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अभी देखिए, ये हो गया आपका विषुवत व्रत। देखिए विषुवत व्रत ये वाला दिख रहा है आपको, विषुवत व्रत लिखा है ना, यही विषुवत व्रत कहलाता है। इसे 0 डिग्री लाइन कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये देखिए आधे, इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी, नीचे वाले भाग को दक्षिणी, तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, बस गोलार्ध लगा दीजिए। ये दोनों बराबर को आधे आधे भाग में बांटते हैं। याद रखिए जितना उत्तरी गोलार्ध होता है उतना भी दक्षिणी गोलार्ध होता है। इस प्रकार विषुवत रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। अब हमें ये बताइए, जो 0 डिग्री लाइन पर विषुवत रेखा पर जो देश जो देश पड़ते हैं, क्या उन्हें कोई बता सकता है कि 0 डिग्री लाइन पर कौन कौन से देश पड़ते हैं? ना विश्वास हो पूछना कि कोई अच्छा ज्योग्राफी मानता हो अपने यहाँ पर कि 0 डिग्री लाइन पर कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो आप लोग थोड़ा याद रख लीजिए, कोलंबिया पड़ता है, मालदीव पड़ता है, इंडोनेशिया पड़ता है और ब्राजील पड़ता है। ये 4 देश हैं जो विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, मेडिटेरियन लाइन पर पड़ते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। विषुवत रेखा क्यों जरूरी है कि 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए विषुवत व्रत के ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर व्रतों का अक्षांश कहा जा सकता है। आप बिल्कुल मत मानिए इसकी बात, मैं बताती हूँ अक्षांश किसे कहा जाता है। तो देखिए अक्षांश गाइस, ये मैंने बना लिया आपका व्रत, बन गई आपकी पृथ्वी। अब मैंने बोला ये आपकी होगी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है, मैंने बोला यही तो बताया मैंने आपको, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। अब मैंने बोला 0 डिग्री के जितने भी समांतर रेखा खींची जाएं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, आपने से, लेकिन 0 डिग्री भी क्या, देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, आप खड़े हैं, ये मैंने आपने एक लाइन खींची, इसी के ऊपर एक और लाइन खींची, इसी के समांतर तो हो गई भाई ये। तो कह रहा 0 डिग्री भी कैसी हुई, इन रेखाओं की समांतर, तो 0 डिग्री भी क्या हुई। अच्छा, जितनी भी समांतर रेखाएं हैं 0 डिग्री के समांतर खींचने वाली, विषुवत रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखा कहलाएंगी। अब अक्षांश रेखा, अब विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा हुई। याद रखिए गाइस, ये सारी रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को समझ में ना आया हो भाई, वो लोग क्या करें, तो आप ऐसा मत याद रखिए कि मैंने बोला कि विषुवत रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं सभी अक्षांश रेखा कही जाती हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा, या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा, या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली, भैया खींच तो समांतर ही रही है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अक्षांश। और 0 डिग्री लाइन भी वो कैसी है, वो भी विषुवत रेखा, वो भी कैसी है, अक्षांश रेखा है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है गाइस 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है 2 अक्षांश के बीच की दूरी। ये आप याद रखिए, कंपटीशन लेवल में ये आता है। विषुवत व्रत शून्य अक्षांश को दर्शाती है। मैंने पहले बोला इसे क्या, 0 डिग्री मान बस इसलिए बनाया गया है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जा सके। विषुवत व्रत दोनों तरफ ध्रुवों के बीच दूरी पृथ्वी के चारों ओर व्रत का 1/4 है। मतलब ये कह रहा है कि विषुवत व्रत से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर व्रत का 1/4 है। ठीक है, इसकी माप 360, आप किसी गोले को खींच दीजिए भाई, वो कितना होगा, 360 ही तो होगा। इस प्रकार देखिए, अब आपको मैं बता दूं 360 होगा पूरा गोला कि नहीं होगा। अब ये भूल जाइए, 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1-1 अक्षांश खींचे जा सकते हैं। 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1-1 अक्षांश खींचे जा सकते हैं। और कभी भी अक्षांश रेखाएं, ठीक है, कभी भी अक्षांश रेखाएं, देखिए अक्षांश रेखाओं क्या होती है, अक्षांश रेखाओं की आपको क्या लगता है, जो अक्षांश रेखा मैंने आपको बताया एक दूसरे समांतर होती है, इनकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब ये तो समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कि पूरा जो अक्षांश, ये बना लीजिए, ये बन गया आपका पृथ्वी बन गई। अब 1-1 डिग्री के अंतराल पर गाइस, 1-1 डिग्री के अंतराल पर ही 1-1 अक्षांश खींची जा सकती हैं। तो पूरा मिला के, ठीक है, तो कुल कितने अक्षांश संभव हैं,
देखिए कुल अक्षांश कितने संभव हैं, कुल 90 अक्षांश संभव हैं। और यहाँ पे कितने अक्षांश संभव है, 1 1 डिग्री पर। यहाँ पर भी कितने संभव है, यहाँ पर भी कितने संभव है, 90 अक्षांश संभव है। यानी कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 होती है। और कुल देशांतर की संख्या कितनी होती है, कुल देशांतर कितनी होती, कुल देशांतर संख्या होती है गाइस 360, ये याद रखना है। इस प्रकार विषुवत वृत्त में उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, या जो उत्तरी अक्षांश में उत्तर में जितने अक्षांश किया सकते हैं उसे उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में जितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं उन्हें कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। खत्म। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान की दिशा यानी उत्तर दक्षिण में लिखा जा सकता है। देखिए अब आपको कोई कहे कि आपको जाना है तो आप कहेंगे उत्तरी अक्षांश में जाना है कि दक्षिणी अक्षांश में जाना है। इसलिए उदाहरण के लिए देखिए आपसे कोई कहते कि महाराष्ट्र में जगह पड़ती है गाइस चंद्रपुर, और ब्राजील पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील की मुद्रा का नाम बताएगा कोई, नहीं बताएगा तो मैं ही बताऊंगी थोड़ी देर में। ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इसकी कैपिटल क्या है, ब्राजील की यार ध्यान नहीं आ रही। ब्राजील का जो एक जगह पड़ती है बेलो होरिजेंटो। 20 आपसे कोई कहते कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर 20 अक्षांश पर स्थित है और ब्राजील में बेलो होरिजेंटो 20 अक्षांश पर स्थित है। अगर आपको वो ये ना बताए कि उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कि दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, अगर आपसे वो कहते हैं कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ब्राजील का जो बेलो होरिजेंटो है वो दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, तो आप पहुंच जाओगे। नहीं तो देखिए अगर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाता है, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश बांटा जाता है, तो आपको पता चलता, कभी ना चलता। वही ये बता रहा है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अब इतना तो भाई समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करते, अब ये मान लीजिए हमारी हो गई पृथ्वी, ये हो गई मेडिटेरियन लाइन, ठीक है। इसके समांतर खींची जाने वाली रेखा क्या हो गई, इसके समांतर खींची जाने वाली रेखाएं हो गई अक्षांश रेखाएं। अब 0 डिग्री से जो 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री अक्षांश में कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे, कर्क रेखा। और 0 डिग्री से जो दक्षिण में स्थित है 23.5 डिग्री, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आप लोग मकर रेखा। उसे क्या कहेंगे, मकर रेखा। आपको बस इतना याद रखना है। अब विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री को उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। अब ये भाई ये क्या चक्कर है, अब देखिए ये बताते हैं। देखिए मैं इन्होंने बोला है, ये व्रत थोड़ा याद रखिए कि विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित, जो देखिए जो अब विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, ये आपकी हो गई 0 डिग्री लाइन, ये हो गई आपकी 0 डिग्री लाइन, ये हो गई आपकी 0 डिग्री लाइन। अब यहाँ से लेके जो 66.5 वाला एरिया है वो क्या कहलाएगा, उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत कहलाएगा। और यहाँ से लेके जो दक्षिण वाला 66.5 डिग्री एरिया है वो क्या कहेगा, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री तक का एरिया उत्तरी ध्रुव व्रत, और विषुवत वृत्त से दक्षिण का 66.5 डिग्री तक का एरिया दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाएगा। और जो कर्क रेखा है गाइस, विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री तक, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश को आप कर्क रेखा उत्तर में, और 23.5 डिग्री मकर में है, मकर दक्षिणी मकर रेखा कहते हैं। अब इतना समझ में आ गया, बस इतना याद रखिए। अभी उष्ण दाब शीतोष्ण पेटी सब पढ़ाएंगे आपको। अब देखिए पृथ्वी के ताप आपको समझ में आ गया। 66.5 डिग्री का 66.5 डिग्री कहे तो उत्तरी ध्रुव व्रत, और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहे तो दक्षिणी ध्रुव व्रत, बस इतना याद रखना है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में से ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंधी कहते हैं। ये पोर्शन है। देखिए अब यहाँ पे आप आइए, ये हो गया आपका, जैसे मैं आपसे कोई कह दूं कि ये ले लीजिए, ये आपका हो गया ध्रुव व्रत, ये इतना छोटा बना लेते हैं। अब ये हो गई हमारी कैसी, ये है हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी हो गई। अब मैंने बोला कि जो ये कह रहा है ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा से जो कर्क रेखा तक का पोर्शन है, देखिए ये हुआ सूर्य। सूर्य कहाँ पे, ये है हमारा सूर्य, ये हो गया सूर्य। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त रेखा पर हमेशा पड़ती रहती हैं। बात किसकी, यहीं पर है। सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर हमेशा पड़ती रहती हैं, तो ये वाला पोर्शन हमेशा गर्म रहेगा। अब गर्म में क्या होता है, उलझन लगता है। उलझन कहता है उष्ण, कहते नहीं उष्ण मतलब बहुत गर्म। तो उष्ण कटिबंध में देखिए, उष्ण कटिबंध वाला पोर्शन कहाँ आता है, उष्ण कटिबंधी तो हमारी स्थिति भी है भारत की, तो हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ उष्ण विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री तक का अक्षांश, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री तक का अक्षांश उष्ण कटिबंध कहलाता है। बिल्कुल सही। अब मैं कह दूं, ये आ गया आपको समझ में, कर्क रेखा होगी।
अब विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक का जो पोर्शन है, आपको समझ में आ गया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री, और विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो लाइन है विषुवत रेखा, वहीं पर जो क्या है वो है उष्ण कटिबंध पेटी जिसे कहते हैं। और देखिए आप उष्ण कटिबंध के बाद थोड़ा जाएंगे तो गर्मी थोड़ी सर्दी पड़ने लगेगी। तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध कितना 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक क्या होता है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध होता है। अब आप देखो ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे गाइस तो ठंड तो लगेगी ही ना, तो आप वहां पर जमने वाली चीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, उत्तरी शीत कटिबंध होगा। बिल्कुल समझ में आया। कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो पोर्शन है वो उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, और जो ध्रुव वाला पोर्शन उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत उसे क्या कहते हैं, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। और जो सबसे ऊपर ध्रुवों पर है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पर स्थित है, उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे उत्तरी शीत कटिबंध, यानी पूरा जम जाए भाई, वो वाला पोर्शन बता रहे हैं। कर्क मकर रेखा किसी अच्छा दोपहर सूर्य के ऊपर ठीक नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ध्रुवों पर देखिए बर्फ इसलिए जमी होती है कि वहाँ पर सीधे नहीं पड़ती हैं, और विषुवत व्रत पर सीधे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो सीधे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। और ध्रुवों पर प्रकाश देखिए, अगर आपका घर, ये मान लीजिए ये हो गया आपका सूर्य, ये बना दिया मैंने सूर्य, तो ये रोशनी यहाँ पे ज़्यादा तेज देगा कि यहाँ पे ध्रुवों पर ज़्यादा तेज देगा, यहाँ पे देगा ना। कोई चीज़ मध्य में है तो यहाँ पर पड़ेगी ना, तो उष्ण कटिबंध वाले पोर्शन में पड़ती है, बस इतना बता रहा है आपको। ये हो गया। अब देशांतर क्या है, अब ये सब आप भूल जाइए, मेरे साथ चलिए आप। देशांतर मैंने क्या बोला था कि विषुवत रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब मैंने बताया ये है गाइस आपका उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तरी में है तो उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये समांतर है गाइस, है क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी देशांतर रेखाओं की, इनको भी अभी क्लियर करते हैं। किसी स्थान या स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। पर स्थित उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव पर है कि दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के पूरे पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, संदर्भ देशांतर या मोटा रेखा। अरे ये सीधा सीधा भूल जाइए। मैंने बोला कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली सारी रेखा क्या कहलाती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली सारी रेखा क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। इतना समझ में आया ना आपका। अब ये कह रहा है कि आपसे कोई कह दे कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित है कि क्या, कौन सा द्वीप बताया था भाई, मॉरिशस द्वीप, कोई ऐसा ही कुछ करके बताया था। हाँ जी, तो हाँ स्थित कोई टोंगा द्वीप और दक्षिण में स्थित में कोई हिंद महासागर में। वो बोला कि आप 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पर स्थिति और स्थिति सही जानने के लिए अब देखिए देशांतर क्या होता है। अब देशांतर में आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होगा भाई, देशांतर क्लियर नहीं हो रहा है तो देशांतर भैया बस हाँ, तो देखिए देश अक्षांश की स्थिति इसलिए पता चली कि 0 डिग्री अक्षांश पर है कि दक्षिणी, आपका घर कहीं पर है, जैसे मान लीजिए ये आपका घर, मैंने बोला कि आप आ जाइए 20 डिग्री अक्षांश पर आ जाइए, 20 डिग्री अक्षांश पर आ जाइए और उत्तरी अक्षांश पर आ जाइए। लेकिन आ तो जाएंगे आप उत्तरी अक्षांश पे, लेकिन आपको ये अब देखिए ये मैंने ये बन गई देशांतर रेखाएं और ये बन गई अक्षांश रेखाएं। इतना आ गया समझ में। 20 डिग्री आप आ जाइए। अब मैंने बोला उत्तरी अक्षांश पर आ जाइए,
उत्तरी अक्षांश में पता होना चाहिए कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है। उत्तरी मतलब ये पूरब जाना है या पश्चिम जाना है, दिशा नियंत्रण भैया पता होना चाहिए कि इस स्थान पर जाना है। तो देशांतर रेखा इसलिए खींची गई कि बिल्कुल एग्जैक्ट सही स्थिति जानने के लिए खींची गई। अब देखिए जैसे हम आपसे कोई कह दे कि इन्होंने जैसे कह दिया कि हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप अक्षांश स्थित है, उनकी स्थिति पता करने के लिए ध्रुवों पर दक्षिण ध्रुव इसलिए खोजा गया कि आपसे कोई 20 डिग्री आप उत्तरी गोलार्ध में जाइए, तो 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में चले गए तो आपको ये तो बताए कि 20 डिग्री उत्तरी में पूरब की तरफ जाना है कि पश्चिम की तरफ जाना है। तो देशांतर रेखा इसीलिए बनाई गई कि एग्जैक्ट स्थिति पता चल सके। तो इसी के लिए कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। दो देशांतर के अंशों को मापा जा सकता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा सेकेंड में विभाजित किया जाता है, इसे अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए पूरा गोला जो होता है वो होता है 360 का। पूरा गोला कैसा होता है, पूरा गोला होता है आपका 360 का। पूरा गोला आपका होता है 360 का। अब गाइस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ेंगे, वो देशांतर कहलाएगी। एग्जैक्ट सही स्थिति दिशा का ज्ञान होगा हमें। देशांतर रेखा को मैंने बोला कि 0 डिग्री इसमें विषुवत रेखा होती है और इसी के समांतर होती है। अब अक्षांश रेखाओं की लंबाई अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देखिए गोला है। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूँगी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है? कहाँ होती है? यहाँ पे छोटी होगी, यहाँ पे बड़ी होगी। लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई, देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है गाइस, वो कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है गाइस, वो होती है 111.3 किलोमीटर। अगर मैं कह दूं कि 0 डिग्री अक्षांश किसे माना गया है, तो ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड में पड़ता है, यूके, ग्रीनविच एक स्थान है, इसे क्या मानिए 0 डिग्री देशांतर माना गया है। और 0 डिग्री देशांतर से गाइस क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर से ही क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर से ही समय का निर्धारण होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रधान मध्यमान रेखा या प्रधान मध्यमान रेखा या ग्रीनविच रेखा या कुछ भी कह लीजिए, इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। अब मैंने बताया था 1-1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश भी खींची जा सकती हैं और 1-1 डिग्री अंतराल पर ये भी खींची जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर गाइस देशांतरों की संख्या 360 होती है और अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 180 होती है। अब इसे पढ़ते जाइए, नहीं तो मैं अपना टॉपिक ऐसे ही बताती रहूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए अभी कुल बहुत सारा डला है। अक्षांश रेखाओं के भिन्न सभी देशांतर या मात्रों की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं के से भिन्न सभी देशांतर रेखा सभी बराबरी होगी लंबाई। देखिए अब ये सभी लंबाई बराबर ही होगी, ठीक है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों का निश्चय लिया कि ग्रीनविच, अब देखिए अब कैसे बताएं कि समय का निर्धारण कैसे हो। तो 0 डिग्री लाइन को ग्रीनविच से जो निकलने वाली रेखा थी उसे क्या कह दिया, इसे क्या कर दिया, प्रधान मध्यमान रेखा या 0 डिग्री लाइन को ही क्या कहते हैं, टाइम लाइन कर दिया। और जो 180 डिग्री देशांतर थी उसे क्या कर दिया गया, उसे कह दिया गया, इसे तिथि लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कर दिया गया। अब 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा, 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। 0 डिग्री देशांतर यहाँ मान लीजिए, और 0 डिग्री जो 180 अंश देशांतर कहाँ होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा कि नहीं होगा, ये कहीं पीछे तरफ होगा। 360 भैया पूरा, 180 मतलब आधा, तो वो वाला समझ जाइए आप। तब सभी देशों ने निश्चय किया ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज्य वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है। इस यामोत्तर रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यह 180 या पूर्व पश्चिम की गणना की जा सकती है। पृथ्वी के 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध विभक्त करती है, इसलिए इस स्थान को देशांतर पूर्व एवं अक्षर पूर्व या पश्चिम। अरे यार इतना मतलब ऐसा लिखते हैं कि समझ में ना आना चाहिए, बुरी वो है। तो ये बन गई आपको, ये क्या कहलाएंगे, 0 डिग्री, इसी को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, कुछ भी कह लीजिए आप। इसे इसलिए भाई आवश्यकता पड़ी मध्यमान रेखा ग्रीनविच से खींचे गए, क्योंकि हम अब देखना, अब ये लाइन नहीं खींची जा सकती, तो हमें कैसे देशांतर रेखाओं की स्थिति पता चलता। तो 180 डिग्री देशांतर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हमें का मापन आता है, उसमें हम समय
उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है और 0 डिग्री लाइन होती है, वो होती है गाइस आपकी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है। तो इसे ग्रीनविच से खींच दिया गया है। और जो 0 डिग्री होती है और 180 डिग्री होती है, वे एक दूसरे के भिन्न होती है। ये सब फालतू का है। ये देखा, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूं, जैसे मैं बता दूं आपको कि पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा लगाता है, एक चक्कर कब लगाती है, 360 24। पृथ्वी एक चक्कर कब लगाती, पृथ्वी चक्कर कब लगाती है, एक दिन में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। सूर्य का अपने एक्स पर 24 घंटे में घूम जाती है कि नहीं घूम जाती है। सूर्य का परिक्रमा कितने दिन, वो तो 365 1/4 साल 1/4 दिन लगता है, 365 1/4। लेकिन सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, सूर्य की परिक्रमा करती, अरे सॉरी गाइस, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वो तो कितने 24 घंटे में घूम जाती है। और कितना, जब कोई चीज एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो वो 360 ही तो हुआ गाइस। तो अब देखना, अब कितने, मतलब एक दिन में कितना 15 डिग्री घूम जाती है, और 15 डिग्री घूम जाती है घंटे में। इतना समझ में आ गया। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और कितनी घूम रही है 15 डिग्री। तो एक घंटे में कितनी घूमती है, एक डिग्री में घूमती है गाइस। आप लोग याद रखेंगे कि एक घंटे में 15 डिग्री और एक डिग्री में कितना घूमती है, 4 मिनट। एक डिग्री में कितना घूमती है, 4 मिनट। तो यही देखो, यही दिखा रहा है कि अटलांटिक ओशियन, ग्रीनविच रेखा। तो उस देखिए, जो भारत का समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि पृथ्वी गाइस पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और हमारे देश की हम लोग कहाँ स्थित हैं, पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। तो जो ग्रीनविच का समय है उससे कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे। अगर ग्रीनविच में 12 बजा होगा तो हमारे यहाँ 5.5 बजा होगा। बस इतना आपको याद रखना है। देशांतर और समय, अब देखिए ये दिया है समय निर्धारण। अब ये थोड़ा आपको बेसिक क्लियर करने के लिए इन्होंने दिया है। ये देखिए, ये इन्होंने कहा है, ये खींच देगी अक्षांश। अब आपसे कोई कह दे कि 23 डिग्री, आप उत्तरी अक्षांश में आ जाइए, उत्तरी अक्षांश से मेरा घर है, उत्तरी अक्षांश में आ जाइए। आप चले गए उत्तरी अक्षांश में, लेकिन आपको ये तो पता चलना चाहिए पूरब में है कि पश्चिम में। आपसे कोई कह दे अच्छा 20 डिग्री देशांतर, अच्छा कहेंगे आप यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री देशांतर या 20 डिग्री देशांतर में जाना या 80 डिग्री देशांतर में जाना, तो आपको एग्जैक्ट स्थिति पता होगी ना। तो वही बता रहा है ये देशांतर का समय, ग्रीनविच का समय। तो देखिए अब यहाँ वाला कॉन्सेप्ट आया कि पृथ्वी अपने एक चक्कर कब लगा लेती है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। तो 360 एक पूरा चक्कर लगाने में यानी कि 360 डिग्री घूमती है, और 24 घंटे में घूमती है। 360/24 यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60/15 तो कितना हो गया, एक डिग्री में 4 मिनट, एक घंटे में 15 डिग्री। बस इतना आपको बताना है, बस हो गया। बस अब जो भारत की स्थिति है वो कितने डिग्री देशांतर पे स्थित है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री हमारी, अरे देखिए जो भारत की, अब हम समय रेखा की थोड़ी अगर हम बात करेंगे गाइस कि समय रेखा कैसी होती है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों को समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में के द्वारा असम और डिब्रूगढ़ स्थाई में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है, सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ, किविथू में। और सबसे देर में कहाँ उगता है, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का से कुछ समथिंग है। देखिए भारत में गुजरात, द्वारका, असम, डिब्रूगढ़, स्थायी गोवा। इसलिए आपको अवश्य देश के मध्य होकर गुजरने वाली यामोत्तर रेखा। अब देखिए जो भारत की स्थिति है, हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 82.5 डिग्री। तो 82.5 एक डिग्री में कितना घूमती है, एक डिग्री में। तो आपको जो भारत है हमारा वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारी स्थिति है। और मैंने बताया आपको एक डिग्री में कितना घूमती है, एक डिग्री में चार मतलब एक घंटे में 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री। तो देशांतर कितना घूमती है, एक डिग्री में 4 मिनट। तो 82.5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 330 आएगा। 330 आएगा। तो अब आप इसका देंगे 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 5.5 घंटा। तो ऐसे ही बताया जाता है कि ग्रीनविच समय से हम 5.5 घंटा आगे हैं। तो वही बता रहा है आपको। बस कुछ देशांतरी विस्तार। आपसे कोई कह दे कि अगर आपसे कोई कह दे कि
आपको पता होना चाहिए जो ग्लोब है, पश्चिम वाले देश हैं वो कितना पीछे है, वो 5.5 घंटा पीछे है, क्योंकि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। और जो हमारा जो भारत है वो कितना ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए कि पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। बस आपको याद रखना है। पूर्वी वाले देश कहते हैं 5.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पश्चिम वाले में, और पूर्वी वाले में 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए। पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार कैसा है? पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी भूभाग है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना से भौगोलिक अध्ययन करते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, अरे आप ये बताया, उष्ण कटिबंध, उष्ण शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ऐसी अक्षांश देशांतर रेखा क्या है? विषुवत रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा क्या है? विषुवत रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कैसी है? देशांतर रेखा है। बस आपको ये बताना, ऊष्मा सबसे अधिक उष्ण कटिबंध में क्यों होती है? क्योंकि साल भर सूर्य की प्रकाश किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। जब भारत में 5:30 बजता है तब लंदन में 12 बजता है। तो क्यों? क्योंकि पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस कारण। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए फुल एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।